स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलवे ड्रीम पर। आज मैंने कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का लिया है जो आपको आगामी एएलपी और आरपीएफ एसआई वैकेंसी में इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन था, ग्रुप डी 2022 में आया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया होता है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पॉलीगन का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का अनुपात दिया गया है 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15। और इसमें पूछा गया इस बहुभुज में सबसे बड़ा अंतःकोणों का माप ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है, n/2 इंटू 1/180। तो n का मतलब हो गया भुजा की संख्या। ठीक है, तो हमारे भुजा कितना दे, सिंपल से ही है। भुजाओं की संख्या कितना दिया गया है, 8। देखिए 8 - 2 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा। तो 8 में से 6 180, तो हमारे पास कितना हो गया, 1080। ठीक है, 1080 हो गया है हमारे बहुभुज के अंतःकोणों का माप। तो इसका 8 भुजाओं का अनुपात भी दिया गया है। तो अनुपात कितना दिया गया है, 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 15, 15, 13 हो गया आपका 28, 28, 11, 39, 39 और 7 46, 6 52, 4 56, 53, 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें कौन सा भुजा निकालना है, बड़े बहुभुज का अंतःकोणों का अनुपात निकालना। तो बहुभुज का सबसे बड़ा अंतःकोण का अनुपात कितना दिया गया है, 15, यानी कि 15 का वैल्यू हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 18 बार में जाएगा। ठीक है, 18 × 6 = 108, 18 × 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270। तो हमारे अंतःकोण का बहुभुज में सबसे बड़ा अंतःकोण का अनुपात कितना हो जाएगा, अंतःकोण का माप कितना हो जाएगा, 270। देखिए सिर्फ फार्मूला ही आपको मेंसुरेशन में बहुत सारे याद करना पड़ता है, उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इनके सब कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, ताकि आपको कुछ दिक्कत हो तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई जो W है ज्ञात करने का समीकरण कौन सा होगा। आयत की चौड़ाई W ज्ञात करने का समीकरण कौन सा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसको समीकरण दे दिया गया है ऑप्शन में, और समीकरण ही हमें को बनाना है। जैसे कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लीजिए चौड़ाई हमारा माना x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो x + 5 हो जाएगा। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो देखते हैं कि हमें लंबाई कितना दिया, लंबाई को हमने कितना माना, x + 5, और चौड़ाई को कितना माना, x। इन दोनों का गुणनफल मतलब क्षेत्रफल कितना दिया गया है हमारे पास, 215। अगर इसको गणना करेंगे तो x² + 5x = 215। आगे सॉल्व करेंगे तो x² + 5x 215 यहाँ आके घटेगा, 215 = 0। देखिए ये हमारा समीकरण सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। इसको बस चौड़ाई ज्ञात किया जाए तो चौड़ाई को हम W मान के किए हैं, तो इसमें हम समीकरण में x मान के किए हैं। तो देखिए दोनों जो है आपका समीकरण बैठेगा, दोनों ही सही होगा। ठीक है, वो सिर्फ W देके आपको समीकरण देके कंफ्यूज करने की कोशिश की, अब अपने x मान के आराम से चौड़ाई निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ऐसा प्रीवियस ईयर का ही मैं करवा रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको पजल वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी तो भर भर के देखने मिला था ग्रुप डी में। आइए देखते हैं पजल वाला क्वेश्चन। इसके पहले भी मैं 2-3 वीडियो दे चुका हूँ कि पजल वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 विद्यार्थी हैं, उनका नाम दिया गया है मधु, अंशुल, अवनी, आरव, प्रीति और शिखा ने मार्च के महीने में अलग अलग दिनों में अपने
प्रेजेंटेशन दिए और प्रेजेंटेशन जो था वो 11 मार्च से 16 मार्च के बीच दिए गए थे। तो चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ और टेबल के आधार पर ही डेटा को सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे प्रेजेंटेशन कब से कब तक चले, 11 मार्च में 11, 12, देखिए 16 मार्च से मैंने एक टेबल बना लिया। ठीक है, इतना तो तय है। उसके बाद मैं टेबल इसलिए बना रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न दूर है, क्वेश्चन जल्दी बन जाए। उसके बाद क्या कहा गया है, अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया। देखिए अंशुल का तो फिक्स है, अंशुल को मैं ए से ही डोनेट करता हूँ। 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, और शिखा ने अंशुल के ठीक पहले, माने शिखा ने अंशुल के ठीक पहले मतलब 13 तारीख को अपना प्रेजेंटेशन दिया। ये हमारा डेटा दोनों राइट है। ठीक है, इसके आधार पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद बोला गया है शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया है। शिखा और प्रीति के बीच, देखिए शिखा हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रीति यहाँ भी बैठ सकती है या फिर यहाँ भी बैठ सकती है, लेकिन फिक्स नहीं है कि कहाँ बैठ सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, शिखा ने अंशुल के ठीक पहले प्रेजेंटेशन दिया। शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति, शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया। शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, तो प्रीति यहाँ बैठेगा क्योंकि शिखा का जो प्रेजेंटेशन है प्रीति के बाद आया है। ठीक है, तो इस आधार पर तो प्रीति है वो आपको 11 तारीख को प्रेजेंटेशन देगी। उसके बाद क्या कहा गया, शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद और किंतु अवनी से पहले था। अवनी ने मधु से ठीक पहले, तो अवनी ने मधु से ठीक पहले, तो मधु यहाँ बैठ जाएगी और अवनी को मैं ए बी से डोनेट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा बच गया, सिर्फ 12 मार्च। जो व्यक्ति बचेगा वो व्यक्ति को हम 12 मार्च के अंतर्गत लिख लेंगे। तो इसमें कौन बच गया, आरव को ए आर से मैं डोनेट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखिए मैंने एक 11 मार्च से लेकर 16 मार्च का एक प्रेजेंटेशन टेबल बना दिया और इस आधार पर क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि अंशुल ने 14 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया। देखिए अंशुल को मैं 14 मार्च में ए से डिनोट करके उसको बैठा दिया। फिर शिखा ने अंशुल के ठीक पहले, अगर अंशुल 14 का करेगा तो शिखा ने अंशुल के ठीक पहले 13 तारीख को वो प्रेजेंटेशन देगा। फिर शिखा और प्रीति के बीच केवल एक व्यक्ति, शिखा और प्रीति के बीच केवल व्यक्ति कौन है, वो आरव है। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिया। शिखा का प्रेजेंटेशन प्रीति के बाद, शिखा का प्रेजेंटेशन जो हो प्रीति के बाद, वहीं इसलिए मैंने प्रीति को 11 को रखा और शिखा का तो फिक्स था 13 को, इसलिए प्रीति जो है शिखा से पहले, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। किंतु अवनी से शिखा प्रीति के बाद, किंतु अवनी से पहले था, तो अवनी को मैंने 15 मार्च में ही सेट किया। ठीक है, अवनी ने मधु से ठीक पहले, तो मधु सबसे लास्ट में हो जाएगी 16 मार्च को। इस तरह हमारे ये प्रेजेंटेशन टेबल बनकर तैयार हो गया। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया वो करते हैं। इनमें से किसने 15 मार्च को प्रेजेंटेशन दिया, 15 मार्च को हमारा अवनी। अब साफ देखते हैं, ए बी से मैंने अवनी को डिनोट किया था, तो ये हमारा आंसर अवनी हो जाएगा। तो देख रहे हैं किस तरह हम एक टेबल के आधार पर क्वेश्चन को जल्दी तरीके से कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन भी दूर है, मात्र 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसे ही टेबल बना के क्वेश्चन करना है जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे पास चौथा क्वेश्चन कौन सा है, ये आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक कैप्सूल दिया गया है 3.5 mm व्यास के गोले का आकार का है और कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा ज्ञात कीजिए mm³ में। और पाई का वैल्यू भी दिया गया है 22/7 का उपयोग करें और अपना उत्तर 0.2 स्थानों तक लिखे। तो हमें कैप्सूल दिया गया है जो कि गोले का आकार का है। चलिए कैप्सूल दिया गया है, ये गोले का आकार का है और इसका व्यास हमें कितना दिया गया है 3.5। ठीक है, अगर व्यास 3.5 दिया गया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। 3.5 2 करेंगे तो 1.75। तो हमारा त्रिज्या कितना, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हमारा कितना निकल के आ गया 1.75। तो बोला है कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवा की मात्रा, ये हमारा कैप्सूल था, इसमें जो दवाई भरा जाएगा इसकी मात्रा पूछा है। तो मात्रा पूछा इन द सेंस हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³।
ठीक है, इतना तो ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास डाटा के आधार पर, फॉर्मूला के आधार पर हम क्वेश्चन को बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास 4/3 है, पाई का वैल्यू हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि 22/7 का उपयोग करें, और आर का क्यूब मतलब त्रिज्या का क्यूब। तो त्रिज्या हमारा कितना निकल गया आया 1.75। ठीक है, मैं 175 ही लिखता हूँ। ठीक है, और दशमलव हटेंगे तो नीचे में 100 बैठ जाएगा। यहाँ जगह की कमी में मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अच्छा से दिख पाए। इतना तो आपको समझ में आ गया कि व्यास का आधा त्रिज्या, और मैंने वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम यानी कि आयतन का भी फार्मूला भी लिख दिया। फार्मूला के आधार पर ही हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ही ना आए क्वेश्चन। मैं फार्मूला के हिसाब से ही, कि अधिकतर क्वेश्चन मेंसुरेशन के तो फार्मूला ही बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं, बस उनको समझना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आगे क्वेश्चन ऊपर लिख लेता हूँ, बस इसको सॉल्व करना है। जैसे कि 4/3 इंटू 22/7 हमारे पास आया, और 175 गुने 175 ने तो हो गया हमारे पास 100, क्योंकि मैंने दशमलव ऊपर काटा तो नीचे 100 बैठा दिया। चलिए इसको सॉल्व कर दो। 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो ओके, एक सेकंड, ये हमारा 35 बार में जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 बार में, तो 7/4। तो कितना हो गया इस आधार पर हमारे पास 4/3 22/7, और ऊपर सब कटेगा तो जैसे काटना 7/4 ये भी में कटेगा, ये भी 7/4 हो जाएगा। तो हमारे पास 7/4 60/4 60/4। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कट गया, 7 से हमारा 60 कट गया, तो कितना बचा ऊपर में 22 गुने 7 गुने 7 बटा बच गया 4 × 16 48। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करीब 22.45 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, आराम से आ जाएगा। तो अप्रोक्स हमारा कितना हो जाएगा 22.46 है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5वां क्वेश्चन होगा शायद हमारा यह। तो इतना तो आप समझ गए कि मैंने स्फीयर का गोले को भरने के लिए जो आवश्यक दवा की मात्रा को उसको आयतन मान लिया, क्योंकि आयतन ही में ही ना कोई चीज़ भरा जाएगा, तो उसका आयतन लिख दिया। और क्वेश्चन के फार्मूला के हिसाब से ही मैंने व्यास दिया गया था उसका त्रिज्या निकाला, और क्वेश्चन के फार्मूला के आधार पर इसको बैठाया और सॉल्व कर दिया, और कुछ किया नहीं है मैंने। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन था, और इस बार तो आपको पता है कि भर भर के क्वेश्चन दिए गए थे, और ये क्वेश्चन का पैटर्न भी आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए क्वेश्चन देखते हैं पूछा क्या गया। देखिए क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया है, और इसमें अक्षर दिए गए हैं ई से लेकर एस तक, और संख्या प्रतीक भी हमें दिया गया है, और कुछ शर्तें दिए गए हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है तो अंत में मौजूद स्वर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। और दूसरा दिया गया है यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर है तो सभी स्वर को 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। और तीसरा जो है हमारे पास, यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार मौजूद है तो उक्त दोनों स्थानों पर उसे 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन येलो के लिए सही कूट क्या है। तो पहले हमें क्वेश्चन में शब्द क्या दिया गया है, येलो। ठीक है, ये हमारा, इसी को हमें कूटबद्ध करना है शर्त के आधार पर। तो चलिए क्या दिया गया, पहला शर्त क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में स्वर है तो अंत में मौजूद स्वर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अंत में हमारा डब्ल्यू है, जो कि एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो हमारा पहला जो है शर्त उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जो अंत में स्वर होंगे, शब्द का जो स्वर होगा उसको 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, जबकि हमारे पास शब्द में डब्ल्यू है जो कि व्यंजन है, तो इसको 6 के रूप में हम कूटबद्ध नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरा शर्त पढ़ते हैं, यदि किसी शब्द में 2 से अधिक स्वर हैं
दो से अधिक स्वर हैं तो सभी स्वर को 8 के रूप में कुटबट किया जाए। जैसे हमारे पास शब्द येलो है तो हमारे पास कितने स्वर हैं, एक ई है और एक ओ है। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्वर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 से अधिक स्वर होने से ही हम उस स्वर को 8 के रूप में कुटबट किया जाएगा, जबकि हमारे पास शब्द में ई और ओ को छोड़कर तीसरा कोई अधिक स्वर नहीं है, तो इसे भी हम शर्त को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब तीसरा शर्त क्या कहा गया है, यदि किसी शब्द में कोई अक्षर ठीक 2 बार मौजूद है तो उक्त दोनों स्थानों पर उसे 2 के रूप में कुटबट किया जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड होना चाहिए ठीक 2 बार मौजूद हो। देखिए हमारे पास L1 है, L1 है, इसमें इन दोनों स्थानों पर 2 के रूप में, तो L को 2 के रूप में कुटबट किया जाएगा क्योंकि L दोनों 2 बार मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें, चौथा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 2 हमारे पास यही इसमें ही दिख रहा है, तो ऑप्शन के आधार पर हम लोग सीधा सही कर सकते हैं। और बाकी हम जैसे जैसे जिसको कुटबत संख्या और अक्षर का प्रतीक दिया गया है मैं उसी तरह मैं बैठा दूंगा, क्योंकि और कुछ शर्त इसमें फॉलो नहीं होगा। जैसे वाई का प्रतीक हमें देखिए बॉक्स में हैश दिया गया है तो हैश लिख दिए। ई का प्रतीक क्या दिया गया है, 5 दे दिया गया है। एल को तो हम 2 में कुटबत कर दिए हैं, और ओ को परसेंटेज में दिया गया है, और डब्ल्यू को हमारा 4 में दिया गया है। तो इस तरह यह हमारा देखिए चौथा नंबर ऑप्शन आपका 100% सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर देता है ताकि समय का हम क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ दें, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं इजी तरीका से ही बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आ जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस इमेंसिएशन के क्वेश्चन है। 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है। नए ढाले गए गोले की त्रिज्या क्या है। तो देखिए 3 ठोस अर्धगोला है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 ठोस अर्धगोला है जिनका त्रिज्या भी दिया गया। देखिए प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस का त्रिज्या दिया गया कितना हमारे पास 2। ठीक है, 3 ठोस अर्धगोले को पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला जाता है। देखिए 3 ठोस अर्धगोला है और इनको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, मतलब 3 ठोस का अर्धगोले का आयतन और एक गोले का आयतन, जिससे मतलब 3 ठोस अर्धगोले से जो गोला बना जाएगा उसका आयतन समान हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ये वॉल्यूम जो है 3 ठोस का अर्धगोले का आयतन, और ये वॉल्यूम जो है आपका जो 3 ठोस अर्धगोले का आयतन को पिघला कर जो बड़ा आयतन का जो गोला बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, दोनों ही आपका समान होगा। चलिए देखते हैं 3 ठोस अर्धगोले का आयतन क्या होता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और एक पूरा गोले का गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए एक अर्धगोले का आयतन और एक इससे बनाया गया पूरा एक गोले का आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। उसको मैंने फार्मूला भी लिख दिया है कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और एक गोले का आयतन हो जाएगा 4/पाई आर क्यूब, दोनों का मूल्य मैंने समान कर दिया। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास 2/3 है, पाई लिख दिया, पाई का वैल्यू यहाँ दिया नहीं गया है, अगर क्वेश्चन में दिया तो मैं बैठाता ज़रूर। उसके बाद आर का क्यूब, त्रिज्या का क्यूब, त्रिज्या हमारे पास कितना निकल के आया है 2। तो मैं पहले क्योंकि हमारे पास 3 ठोस अर्धगोला, तो पहले अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा 2/3 और 2 का क्यूब करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 आया है। देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा अर्धगोला लिखता हूँ, इसका भी हो जाएगा आपका, क्योंकि इन दोनों को जोड़ कर ही हमें गोला बनाना है, इसलिए मैं प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी 8 हो जाएगा और 2/3 यहाँ भी हमारा 8 हो जाएगा, इक्वल टू बड़े गोले का आयतन हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। चलिए मैं आगे ऊपर सॉल्व करता हूँ, मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मैं बस फार्मूला के आधार पर ही डेटा को बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आगे होगा सॉल्व। चलिए मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ आधा क्वेश्चन।
तो हमारे पास 2/3 पाई 8 है, 2/3 पाई 8 है, 2/3 पाई 8 है, 3 ठोस अर्धगोले का आयतन है। तो मैं 2/3 कॉमन ले लेता हूँ, 2/3 कॉमन लेता हूँ, 2/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ और हमारे पास कितना हो गया 8 8 8 कितना हो गया हमारा 24 इक्वल टू बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r³। यहाँ से हमारा पाई से यहाँ से पाई कट गया, 3 से काटेंगे 24 को जाएगा 8 बार में, ये हमारा 16 हो गया और ये 4/3 r³, ठीक है। और यहाँ जाएगा 16 को 3 से करेंगे तो 48/4 r³। यहाँ से करेंगे तो कितने बार में जाएगा 12 बार में जाएगा। अच्छा, हमारा आंसर हो जाएगा √12 क्यूब। तो इस तरह देखिए हमारा चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखें कि कैसे हम वॉल्यूम को समान करके क्वेश्चन को फार्मूला के आधार पर बैठा के सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। चलिए ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धीरे धीरे आप क्वेश्चन इसको नोट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको और हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो भी ग्रुप डी में एलपी में नए पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन में वो लेते आऊँगा। जो हार्ड लगेगा, पजल क्वेश्चन, रीजनिंग का, मैथ का और साइंस के क्वेश्चन भी मैं आगे और कराने की कोशिश करूँगा, न्यूमेरिकल वगैरह। आप जुड़ते रहिए और कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसलिए तब तक की नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।